आज करते हैं विद अ वेरी सिंपल थिंग, जो हमने सर्कुलर मोशन के टॉपिक के अंदर फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर द बैंकिंग ऑफ द रोड, फॉर द बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, या फिर हमने जो डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल रोड पे कार किस तरीके से ट्रेवल करेगी, उनके ऊपर बेस पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। यहां पर मुझे बताना कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार, of a car on the turn, on the horizontal turn, on the horizontal turn, on the horizontal, यानी कि आप बैंकिंग तो हो नहीं रखी, horizontal turn of radius, of the radius 20 meter, of the radius 20 meter and the coefficient of the friction, और जो हमारे पास coefficient of friction है वो हमारे पास किसके बराबर है 0.4। The coefficient of the friction is 0.4। सॉल्यूशन बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड है, यहाँ पर बैंकिंग का कोई रोल नहीं है, तो हमारे पास स्पीड, द स्पीड ऑफ द कार इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू जी, जहां पर म्यू 0.4 है, जहां पर r 20 मीटर है एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अंडर रूट ऑफ 0.4, रेडियस इज 20 मीटर एंड दिस इज 10, द g इज 10, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, हमारे पास अंडर रूट ऑफ 81 9 होता है, तो यह हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 को अप्रोच करेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9 मीटर पर सेकंड के पास ही रहेगी। सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट डाउन द वैल्यू इज 9 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, अब श्योर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो फॉर्मूला में लगाया v इज इक्वल टू रूट ऑफ u, सॉरी यू कह रहा हूँ सर, वो वाला फॉर्मूला सर, वो मतलब हम उसकी बैंकिंग ऑफ रोड में भी लगा सकते हैं ना सर, ये वाला फॉर्मूला नहीं? वैसे आप क्वेश्चन पूछिए। सर ये वाला फॉर्मूला, ये सर ये हम क्या इसमें बैंकिंग ऑफ रोड में लगा सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला, यस सर। सर हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि अगर बैंकिंग ऑफ रोड हम कर रहे हैं और टीचर आपको एंगल भी दे रहा है, तो फिर उस एंगल की कंट्रीब्यूशन कहाँ चले जाएगी? मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है और अगर बैंकिंग वाली सिचुएशन आइडेंटिकल होती तो आपको अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, है या ना? क्योंकि आप फिर बैंकिंग ऑफ रोड का कंट्रीब्यूशन, उस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कहाँ की तरफ को लेके जाओगे, वो जो एंगल थीटा है वो कहाँ पर लेके जाओगे? आप इसका आंसर दे सकते हो किसी पर्सन को? अगर कोई पर्सन तुमसे पूछता है कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, दोनों सिचुएशंस के अंदर एक ही फॉर्मूला लगा दो, फिर रोड को बैंक करने की जरूरत ही क्या थी? यस सर। तो हमारा जो एफर्ट है, उस एफर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रही कि हम वहां पर क्यों कर रहे हैं। इसके अंदर से कहने का मतलब है, अगर कोई पर्सन आपसे बोले कि एक बच्चे ने 9th क्लास को पास किया तो उसको 12th भी पास करवा देते हैं, तो बोले कि फिर अगर 9th वाले को ही 12th में पास कराना तो जो 12th में बच्चे बैठे हुए हैं उनको फिर +1 +2 क्यों करवा रहे? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि वो एक अलग सिचुएशन है, ये एक अलग सिचुएशन है, दोनों के अंदर बच्चे कोई सिमिलैरिटीज नहीं। ठीक है। एंड सर एक्सक्यूज मी सर, जैसे हमने बैंकिंग ऑफ रोड है, सर हमने इसमें एक कार की एग्जांपल लिया, अगर हम सर इसमें बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल के लिए तो सर कर सकते हो हाँ बिल्कुल, इट कैन बी वैलिड, बिल्कुल वैलिड हो सकती है। एंड सर बट सर जब हमने उसमें देखा ना सर, एक मोटरसाइकिल की अगर हम साइकिल चलाते हैं तो वो एक थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है जब हम मोड़ते हैं,
तो इस केस में भी सर होगा ना वो फिर? नहीं बच्चे, हमारे पास जब आप बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट करते हो वो हॉरिजॉन्टल रोड पे होती है, और वहां पर क्योंकि आपकी साइकिल की स्ट्रक्चर, साइकिल की वर्किंग ऐसे होती है कि आप उसको बेंड कर सकते हो, एंगल पे टिल्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दी वर्टिकल। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि वो बेंड हो सकती है। आप जब अपनी कार लेके जाओगे तो आप अपनी कार को कैसे बेंड कर दोगे? तो आपने क्या कर दिया, आपने रोड के बेंड कर दिया। लेकिन जब आप साइकिल को या मोटरसाइकिल के ऊपर लेके जाओगे फिर आपको बेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर के अंदर वो चीज अपने आप आ जाती है। जब आप एक एंगल पे चले जाते हो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन अपने आप कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। जब आप बेंड करते हो साइक्लिस्ट को तो क्या चीज होती है शौर्य, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। एक जो होता है वो जाकर आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन किसको कंट्रोल कर लेता है, वेट को कंट्रोल कर लेता है। जब आप रोड की बेंडिंग करते हो, रोड को, तो जब आप रोड को करते हो तो ऑलरेडी आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक एंगल पे चले जाता है, जिसका एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है। तो उसको दोबारा से बेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बच्चे, वो ऑलरेडी वही इफेक्ट रोड प्रोड्यूस कर रही है जो बेंडिंग प्रोड्यूस करती है साइकिल कहाँ की तरफ, हॉरिजॉन्टल। तो उसको दोबारा बेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, ओके सर। उसको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। दोबारा क्यों करना उसको बेंड, आप सड़क पे जाते हो तो आपकी जो है साइकिल बेंड कर जाती है, क्योंकि आप हैंडल को मोड़ सकते हो, उसको ऐसे करके आप मोड़ देते हो इसे, और इसको मोड़ने से आपका नॉर्मल रिएक्शन एक एंगल पे आता है जिसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। तो ये आप साइकिल को बेंड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द रोड, आपकी साइकिल टिल्ट हो जाती है। लेकिन आपकी कार जब आप मोड़ते हो तो टिल्ट हो सकती है, ये मुझे क्वेश्चन का जवाब दो कि आप स्टीयरिंग मोड़ो और आपकी कार वर्टिकल के साथ एक एंगल के ऊपर टिल्ट हो जाए। कैन दिस बी पॉसिबल? कैन दिस बी पॉसिबल? कैन दिस बी पॉसिबल कि आप कार लेके जा रहे थे, मोड़ आया और आपकी कार टिल्ट हो गई। टिल्ट होने का मतलब है आपकी कार, गाड़ी के पास 4 टायर्स हैं और आपकी गाड़ी इस वक्त 2 टायर्स के ऊपर चल रही है। क्या ये पॉसिबल है? नो नो नो, पॉसिबल नहीं। जब वो पॉसिबल नहीं है तो लोगों ने एक यहाँ पर डिजाइनिंग की, सोचा, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जाकर बच्चे काम किया और रोड को ही बच्चे आपने बेंड कर दिया ताकि आपके जो कार है उसके ऊपर बेंडिंग जैसा इफेक्ट आ जाए, कार अपने आप बच्चे टिल्ट जैसा इफेक्ट आ जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ गया, इसके भी 2 कंपोनेंट बन गए और जिसकी वजह से कार एक रोड को क्रॉस कर जाती है। अगर साइकिल भी ऐसी आपके पास रोड के ऊपर जाएगी तो बेंडिंग वाला इफेक्ट आ गया ना बच्चे, उसको दोबारा फिर क्यों बेंड कर, तो इस वजह से वो चीज हमको नहीं करनी, अपने आप आ जाता है बच्चे। नेक्स्ट वन, सर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है बच्चे, और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी टॉक अबाउट दिस वन। हमारे पास है, आपके पास अ सर्कुलर रेस ट्रैक, वी हैव अ सर्कुलर रेस ट्रैक। मेरे पास एक सर्कुलर रेस ट्रैक है बच्चे, we have a circular race track of radius 100 meter, of the radius 100 meter and is banked और इसको बैंक किया गया and it is banked at the angle of 45 degree, और इसको 45 डिग्री पे बेंड कर दिया हमने इसके में से। व्हाट इज दी, अब यहाँ पर व्हाट इज दी maximum permissible speed, यहाँ पर maximum permissible speed क्या बच्चे, if the coefficient of the friction is 0 point। आपको यहाँ पर बेंडिंग ऑफ रोड के अंदर क्या बतानी है, मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड क्या होगी अगर बेंडिंग ऑफ रोड 45 डिग्री पे है और आपके पास म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है, 0.2 के बराबर। सॉल्यूशन,
जरा देखते हमारे पास मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ आर जी इनटू टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा मेरे पास 45 डिग्री और म्यू की वैल्यू 0.2 है, रेडियस 100 है, तो 100 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 0.2। जल्दी बता दो अब आंसर क्या आ जाएगा। ये आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 1000 into 1.2 divided by 1 minus 0.2। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज आ जाएगी बताइए। द आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 3। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 500। सो अंडर रूट ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड। सो अंडर रूट ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, और या फिर हमारे पास यहाँ पर 10 अंडर रूट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जी नितिका, हर्षु, शौर्य, कोई डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। नो नो सर। सर, सिंपल सा सिंपल फॉर्मूला लगा है सर। सर एक मिनट पिछली स्लाइड कर दो। चलो Yes, बेटा, sir. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। हाँ सोचने वाले क्वेश्चंस है लेकिन उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले इनको देख लो, इस पे अपना हाथ बिठा लो बेटा। इसके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हो गया आपका? यस सर। ओके सर, नेक्स्ट है अब हमारे पास, हम आगे चल गए। चलो ये हमारे पास काम खत्म हो गया जी, हमको पता लग गया कैसे निकालना है। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चे, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड। अब इसमें बच्चा फंसेगा, अब ये किसी किसी बच्चे को पता होगी। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार। इसी क्वेश्चन का हिस्सा, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार। ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है यहाँ पर शौर्य, अब इस बात का ध्यान रखना। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार के अंदर हम क्या करते हैं, वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन ऑन द बैंक रोड, वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन ऑन द बैंक रोड, यानी कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे किसको, फ्रिक्शन को, ऑन द, वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, we neglect the friction on the banked road, on the banked road। तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब banked road, इसका मतलब हम क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पर banked road, इसका मतलब अब हम म्यू की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं बच्चे, 0 पुट कर देते हैं। अगर हम म्यू की वैल्यू को 0 पुट कर देते तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर है, जरा बता दो, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू, और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ पर मेरे पास म्यू की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मेरे पास ऑप्टिमम स्पीड, अगर टीचर बोलेगा तो बोलना है, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला कितने के बराबर है, आर इंटू जी, और म्यू की वैल्यू 0 है तो इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, वेयर जहां पर हमारे पास थीटा क्या चीज है, एंगल ऑफ द बैंकिंग, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द बैंकिंग, जो एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पर ऑप्टिमम स्पीड कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 10 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ 45 जो कि 1 के बराबर है, और हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ हमारे पास 1000, यानी कि 10 अंडर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑप्टिमम स्पीड। दिस इज नोन एज टू बी द ऑप्टिमम स्पीड। अगेन बहुत कम बच्चों को पता है कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है, बहुत कम बच्चों को पता है। अगर पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड, सर पता नहीं, सर ऐसी होती है। वैसे बैंक्ड रोड की वो कंडीशन जहां पर हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन गायब हो चुकी है, उस वक्त भी गाड़ी विदाउट फ्रिक्शन बैंक्ड रोड को क्रॉस कर सकती है।
शौर्य आई बात समझ में? अब तेरे को रिलेशन समझ में आना शुरू होगा कि अगर हम देखते तो इनके बीच में क्या चीज है, क्यों बैंक रोड बनाएगी, ताकि अगर फ्रिक्शन कम भी हो जाए पहाड़ी इलाकों में, बारिश पड़ जाए, कि कोई एडवर्स कंडीशन हो जाए, बर्फ गिर जाए, तो भी आपकी गाड़ी वहां से पास कर दे और आपकी गाड़ी के टायर्स के ऊपर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से रोडों को बैंक किया जाता है। रोडों को बैंक करने से आपकी स्मूथनेस पर, आपकी जो है बच्चे, जो गाड़ियों की स्पीड है वो बढ़ जाती है। फ्रिक्शन और आपके बैंकिंग मिलाकर जो स्पीड है वो बढ़ा देती है। तो बैंक रोड का पर्पस हमारे पास चीजों को फास्ट करना है, गाड़ियों को फास्ट करना है उस जगह से और पास करवा देना, हैजल फ्री ड्राइव होनी चाहिए। तो ये चीज आ जाती है। ठीक, कोई डाउट इसमें से किसी और बच्चे का? नो सर। पक्का? चलो, सो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट वन। ये बच्चे हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास मोटरसाइकिल वाला। चलो, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो होने ही चाहिए, मतलब कि ये आपके पास कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ मोटरसाइकिलिस्ट is moving I'm sorry, is moving on a circular path, is moving on a circular path of the radius 10 meter with the speed of 36 kilometer per hour. 36 kilometer per hour. The angle of the cyclist with the vertical is अब बताओ इसका आंसर कैसे दोगे आप इसके अंदर से? जब भी कोई साइकिलिस्ट हमारे पास मूव करता है या ट्रेवल करता है, जब भी हमारे पास कोई साइकिलिस्ट आपके पास मूव करता है या फिर ट्रेवल करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक और वर्टिकल के साथ एक एंगल के ऊपर आपके पास आ जाता है, ये साइकिलिस्ट है। और ये हमारे पास वर्टिकल के साथ एक एंगल पे आ जाता है, एंगल थीटा। This angle theta is given by शाबाश बताओ, v square upon r, और we can write down tangent of theta is equal to v square. v square का मतलब 20 का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर, नॉट 20, I'm sorry for that, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 10 का स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय r, तो रेडियस इज 10 मीटर एंड g, तो ये भी 10 मीटर, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सो द एंगल इज गिवन बाय 45 डिग्री, तो एंगल जिसके ऊपर इसने इंक्लाइंड होना है बच्चे, इट इज गिवन बाय 45 जी। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो कि अब आप इसके क्वेश्चंस नहीं लगा पाए। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर 2 या 3 फॉर्मूले और उन्हीं 2 या 3 फॉर्मूलों के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाए। इस बात को ध्यान में रखना, अगर आप इन फॉर्मूलों की अंडरस्टैंडिंग कर ले, इनको याद कर ले, तो एक क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। मैं स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल एग्जाम के अंदर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के ऊपर, ऑप्टिमम स्पीड के ऊपर, तो कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है जी। अगर आप बोलते हो तो फिर मैं आगे की तरफ को चलूं, शाबाश। चले आगे। यस सर। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन तो हो गए खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन सिचुएशंस भी हैं। जैसे कि आज बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कोनिकल पेंडुलम।
ये हमारे पास सिचुएशन भी है कोनिकल पेंडुलम, और इससे हम अपने ब्रॉड थिंकिंग को डेवलप करते हैं कि कैसे एक सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे सर्कुलर मोशन को आपके पास समझ पाऊंगा या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। हमारे पास कई ऐसी चीजें होती हैं बच्चे जिनको हम कोनिकल पेंडुलम की तरह क्या करवा सकते हैं, आपके पास ऑसिलेट करवा सकते हैं। हमारे पास कोनिकल पेंडुलम कब बनता है, जब मास से किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को हम लटका देते हैं और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे चलेगी और ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर गोल घूमने लगी ऐसे। तो ये हमारे पास किसकी शेप दे रही है, कोन की। या हमारे को किसकी शेप दे रही है बच्चे बताओ, शाबाश, कोन की। कोन। ये कोन की शेप दे रही है। जैसे कि आपके पास कोई भी है, अगर मेरे पास यहाँ पर है तो मैं इसको बता सकता हूँ बच्चे कि ये आपके पास बन गया। जैसे ये मेरे पास माउस जो है ये बच्चे कोनिकल पेंडुलम, पता लग रहा है कोनिकल पेंडुलम कैसे बन गया बच्चे। ये आपके पास कोनिकल पेंडुलम बन गया, ये ऐसे करके बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे सर्कल बन रहा है और जो इसकी लेंथ है वो बच्चे हमारे पास इस कोन के किसको बता रहे हैं, आउटर बाउंड्री को। इस तरीके से ये टेंट जैसी शेप का बना और ये सर्कुलर मोशन में आ गया। और टीचर अगर हमको बोलता है कि इसको एनालाइज करना है तो इसकी लेंथ L और L, यहाँ पर नीचे की तरफ को हमारे पास क्या चीज आ गई बच्चे बताओ जरा, M, ये mg। यहाँ पर रस्सी में कौन सी फोर्स लगती है, शाबाश बताओ, टेंशन। यहाँ पर टेंशन के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा एंड दिस इज अ t cos थीटा। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे, t sin थीटा। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए यहाँ पर सर्कुलर मोशन कहाँ पर नजर आ रहा है, आपको बॉटम पे नजर आ रहा है। ये सर्कुलर मोशन का रेडियस किसके बराबर है, ये एंगल थीटा, ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर निकालना, तो L sin थीटा। ये L sin थीटा बच्चा हमारे पास इसका रेडियस आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जैक्टली। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी। आपकी t sin थीटा अनबैलेंस्ड है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, और दिस इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, L sin थीटा। ये सेंट्रीपिटल, ये बैलेंस नहीं हो पा रही है, बैलेंस नहीं है। देखो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फिर समझिए, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ, t sin थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, t cos थीटा, और ये यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, mg के बराबर। t cos थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, mg के बराबर। ये डिवाइड कर दी, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, डिवाइडिंग, बोलो शाबाश। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन इंटू L sin थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई mg। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर यहाँ पर बताओ कि टेंजेंट, अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मेरे पास यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, L, और आपके पास g आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ या बाकी की चीजें निकाल सकता हूँ, ये तो पहली कंडीशन है। अब दूसरा, जब ये कोनिकल पेंडुलम गोल घूमेगा तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा बच्चे हमारे पास, इसका हमारे पास कोई टाइम पीरियड भी होगा, तो वो टाइम पीरियड देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मेरी वेलोसिटी कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ
यहाँ से साइन थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं करना तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा एल इंटू जी अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, नहीं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन थीटा बाहर और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा एल जी अपॉन आपके पास कॉस ऑफ थीटा। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है जिसमें हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, रेडियस की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा एल साइन थीटा अपॉन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वेलोसिटी। जरा देखें टाइम पीरियड किसके बराबर है 2π इंटू एल साइन थीटा और नीचे मेरे पास वेलोसिटी का रूट, तो साइन थीटा अंडर रूट ऑफ आपके पास एल बाई जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर एल की पावर 1 है, यहाँ पर एल की पावर हाफ है, ये रूट भी अब आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल इंटू जी और ऊपर अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा चला जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट एल है और ये एल है, सो दिस विल बी 2π और अंडर रूट ऑफ एल बाई जी और ऊपर साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड किसका हमारे पास कोनिकल पेंडुलम। अगेन ये प्रॉब्लम है हमारे पास और ये प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास कैसे डील की जाती है सर्कुलर, देखो ये तो आपको नजर आ रहा होगा ना कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे गए, ये भी नजर आ रहा होगा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और ये भी पता लग पा रहा होगा कि कौन सी फोर्स बैलेंस्ड है और कौन सी अनबैलेंस्ड, बट ये आपने काम करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे कोनिकल पेंडुलम का केस, दिस इज नोन एज टू बी द केस ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, क्या हमारे पास इसको कोनिकल पेंडुलम बोला जाता है। एक और बात बच्चे जरा फोकस करते हैं और फोकस बच्चे हम ये करते हैं, अगर हम यहाँ पर किसी बच्चे से बात करें, सपोज कि हम किसी गर्ल्स से बात करें कि गर्ल्स कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारी कोई ड्रेस होती है जिस ड्रेस को पहन के हम गोल घूमते हैं, लंबी सी फ्रॉक टाइप एक ड्रेस होती है, तो जैसे बच्चे हम उस ड्रेस को पहन के गोल घूमते हैं, उस ड्रेस की भी बच्चे अगर हम देखते हैं तो जो टेंडेंसी होती है बच्चे हमारे पास स्प्रेड होने की हो जाती है, यानी कि वो स्लाइटली स्प्रेड, मतलब कि हम अपने हाथों का एग्जांपल ले लें, चोटी का एग्जांपल ले लें, और बच्चा हमारे पास अगर हम गोल घूमते हैं बच्चे तो ड्रेस स्लाइटली बच्चे ऐसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी चीज जैसे हम गोल घूमते हैं, हमारे हाथ भी हैं बच्चे, हमारी जो चोटी भी है बच्चे, दे वांट टू शिफ्ट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल ताकि वो सर्कुलर मोशन में आ सके, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया होगा और ऐसा होता भी है बच्चे, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सर्कल में लेके आना चाहते हो तो वो चीज थोड़ी सी वर्टिकल से अलग हो जाती है, एक एंगल पे आ जाती है और गोल घूमना शुरू कर जाती है, यानी कि वो भी हमारे पास किसका केस है कोनिकल पेंडुलम का केस है, तो वो केस भी हमारे पास किसका बच्चे कोनिकल पेंडुलम का। और यहाँ पर बच्चे अब मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बच्चे आपको बताने वाला, दिस इज द केस फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कभी लगा ही नहीं पाते, यहां तक पहुंच नहीं पाते। ओके मेरे पास बच्चे यहाँ पर मुझे इस चीज को करवाने के लिए बच्चे मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी की जरूरत पड़ेगी, तो जस्ट वेट बच्चे मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उसके बाद बच्चे मैं यहाँ पर चीजें आपको 2 मिनट वेट करिए। एक्सक्यूज मी सर एक मैं स्लाइड थोड़ी पीछे कर दो सर, एक वो ना 4 स्लाइड आप देख लीजिए, तब तक बच्चे मैं 2 मिनट आपके लिए काम करता हूँ।
हो गया बच्चे आपका नोट? शौर्य आपका नोट हो गया? यस सर, यस सर। अब बच्चे हमारे पास ये कटोरी है और इस कटोरी में एक ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करता हूँ, आप भी घर पे करके देखिए। और इस कटोरी को अगर मैं रिवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर गोल घूम रही होगी? कटोरी के बेस पे कि कटोरी की सरफेसेस पे? सर्फेसेस पे, क्योंकि सर इसमें बैंकिंग और रोड का थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बेटा कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से हमारे पास क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी का है, वो कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से फोकस करें। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि आपने सर्कस में भी देखा होगा, एक गोला होता है जिसमें मोटरसाइकिल वाले गोल घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल टेढ़े होते गोल घूमते। यस सर। और उस केस के अंदर वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? और रीजन हमारे पास यहाँ पर यही चीज है कि वहां पर आप एक नॉर्मल रिएक्शन मिलती है, जो फ्रिक्शन होती है वो हमारी मोशन को क्या करने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए, हम ये एक स्फीयर ले लेते हैं, ये एक स्फीयर है और ये बच्चे स्फीयर है, सर्कल नहीं है। और हमारे पास ये इसका एक सेंटर है। मान लिया जाए कि इसका रेडियस हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, r। वो मोटरसाइकिल वाला पर्सन क्या करता है, वो यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को रखकर गोल घुमाता है। और जब वो गोल घुमाता है तो बच्चे वो कैसे गोल घूमता है? बच्चे शाबाश बताओ। वो ऐसे करके गोल घूमता है, हाँ या ना? वो ऐसे करके, और जितनी उसकी तेज स्पीड होती जाती है वो उतना कहाँ पर होता जाता है बच्चे आपके पास? ऊपर। सारी चीजें वही तो। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर हम एनसीईआरटी फ्रिक्शन को इग्नोर कर देती है, ये भी मैं बात बता दूं। एनसीईआरटी बोलती है फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करना, झूठ बोलती है। एचसी वर्मा साहब बोलते हैं फ्रिक्शन को करके कैलकुलेट करना। तो मैं क्या करूं, मैं एनसीईआरटी की बात मान लेता हूं ताकि आपके लिए भी यूज हो जाए। सर ये बच्चे, हाँ बोलो बोलो। फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा सर इसमें? क्या बेटा? सर इसमें जो फ्रिक्शन है कौन सी डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल सही बात है। अगर आप तेजी से चलाओगे तो आप ऊपर की तरफ को जाओगे तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा। अगर आप धीरे चलाओगे तो आप नीचे गिरोगे तो फ्रिक्शन तब अपवर्ड हो जाएगा। है ना? सिंपल तो है, Yes, है ना? मुश्किल है? नो सर। सर वो तो गोल गोल जाता है ना ऊपर, सीधा ऊपर थोड़ी जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। लेकिन बच्चे हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो बच्चे रिलेटिव मोशन, वो गोल गोल ऊपर जाता है। लेकिन बच्चे आप ध्यान से देखिए कि वो ऐसे करके गोल ऊपर जाता है। यानी कि अगर आप उसकी जो वीडियोग्राफी को स्लो करके देखें तो आपको ऐसा पता लगेगा कि वो ऐसे करके ऊपर की तरफ को जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो हाँ ये बच्चे हमारे पास है फ्रिक्शन कौन सी वाली, ये इंपॉर्टेंट है, जो उसके टायर के पीछे की तरफ को लग रही है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ना बच्चे, इतना हम कॉम्प्लेक्स एनालाइज नहीं कर सकते। जो गाड़ी के टायर पे पीछे लग रही है या आगे लग रही है वो आपके पास एक अलग फ्रिक्शन है, काइनेटिक। लेकिन जो उसको होल्ड कर रही है वहां पर ताकि ये नीचे ना गिर जाए, हम उस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जो जिसकी वजह से मोशन कंप्लीट हो पा रहा है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है जो यस सर। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं। अगर आप सोचने में आए तो आप बोलोगे यार सब कुछ झूठ है। एन साइन थीटा, अगेन इसका रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? यही आर साइन थीटा, यही आर साइन थीटा। यहाँ पर मेरे पास अगर देखा जाए तो कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। एन साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास वही चीज आ जाएगी, एम वी स्क्वेयर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, आर। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। और एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, एम इंटू थीटा। सेम वही, देखो अब क्या फर्क रहा, यही ये कोनिकल पेंडुलम में ये भी था, यहाँ पर भी वही चीज है। और यहाँ पर अगर आप देखें क्या फर्क है, वहां पर सिर्फ बच्चे आपके पास क्या चीज थी जरा बताओ मुझे, वहां पर मेरे पास सिर्फ क्या थी बच्चे बताओ, शाबाश, टेंशन थी। और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ गई, नॉर्मल रिएक्शन आ गई। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन आ गई। क्या किसी तरीके से कोई फर्क पड़ेगा? कोई किसी किस्म पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी वेलोसिटी भी सेम आएगी। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी साइन थीटा अंडर रूट ऑफ एल जी क्या थी, कॉस थीटा। यहाँ पर भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, साइन थीटा।
अंडर रूट ऑफ, नहीं तो करके देख सकते हो। और आपके पास अंदर की तरफ क्या है, एल जी डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर आर जी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर है, अपॉन नीचे कॉस थीटा। अगर कोई टीचर बोलता है इसका टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, आपके पास आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी। ये इस मोटरसाइकिलिस्ट की क्या बचे, गोल घूमने का टाइम। एक्सक्यूज मी अगर सर, हाँ एक मिनट रुक जाओ, अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर जाकर गोल घूमता है तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, बताओ जरा मुझे। अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर जाकर गोल घूमता है बिल्कुल इस स्फीयर के हाफ में जाकर, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है। अगर ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है यहाँ पर जाकर गोल घूमता है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे करके गोल घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, शाबाश बताओ। 0। 0, यानी कि गोल ही नहीं घूम पाएगा, नीचे गिर जाएगा, कैसे गोल घूम सकता है। तो ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक। हाँ श्योर है बच्चे, बोलो शाबाश। सर वो आर साइन थीटा सर एक बार दोबारा बता दो सर, कैसे आया आर साइन थीटा जो है ना सर इसमें स्टेप में, हाँ हाँ, तो जिसमें लिखा है हमने एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, सर वो आर साइन थीटा कैसे आया। अच्छा वो कैसे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हो, और कैसे लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, हाँ या ना, यस सर, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो ये रेडियस हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, बताओ जरा मुझे। ओके सर, लग गया पता, यस सर, लग गया पता। इस ट्राइंगल को आप देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है जिसके अंदर से आपके पास ये एंगल थीटा और ये रेडियस आर, तो आपका परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो करके आर साइन थीटा, ठीक है बच्चे, यस सर, पक्का श्योर। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। अब सर्कुलर मोशन हमारे पास बहुत सारे केसेस के ऊपर चलता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, देखना ध्यान से समझ। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास एक टेबल, फोकस करें, ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर एक होल किया गया, इसमें से एक रस्सी आपके पास पास हो रही है, और ये मेरे पास एक मास है mkg का, और ये मास हमारे पास यहाँ पर रिवॉल्व हो। आप किसी तरीके से ऊपर वाले मास को रिवॉल्व कर रहे हो, ये रस्सी लगी हुई, और नीचे मेरे पास यहाँ पर एक और मास है, ये मास मेरे पास कितने का है, 2 mkg का। ऊपर वाला जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास L मीटर है, और ये हमारे पास इस सर्कल के अंदर गोल घूम रही है, और इसके गोल घूमने की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। मुझे यहाँ पर ये बताना है कि सर्कुलर मोशन के एनालिसिस कैसे हो, जरा समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास नीचे कौन सी फोर्स लग जाएगी, शाबाश बता दो बच्चे, 2 mg। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगी, टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, इधर पर टेंशन टी, और ये भी टेंशन टी। लगी बात। अब मुझे एक बात बताओ, स्मॉल m के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा और एक हमारे पास mg नीचे लग जाएगा। अब बताओ कि जो ऊपर वाला मास सर्कल के अंदर गोल घूम रहा है उसके लिए कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। ऊपर हमारे पास जो मास है जो कि गोल घूम रहा है, ये मास जो कि हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली टेंशन टी, ये टेंशन टी जो आपके पास लग रही है सेंटर की तरफ, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, और 2m का मास रेस्ट पे है, तो पहली चीज तो हमारे पास क्या आएगी, बताओ शाबाश, T इज इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश बता दो, 2mg। और हमारे पास ये टेंशन ऊपर वाले मास के लिए किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T इज इक्वल टू हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई r l,
क्योंकि इसका रेडियस मैंने एल माना, mv स्क्वायर अपॉन एल, और टी खुद किसके बराबर है 2mg, तो ये 2mg क्यों भाई, क्योंकि नीचे वाला बॉडी रेस्ट के ऊपर है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, m से m कैंसिल, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2g, तो आपकी वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2g। देखो टीचर आपको सर्कुलर मोशन में एक सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन को मुझे कंट्रोल, मुझे अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि वो कैसे काम करेगी। जी बोलो बच्चे, बोलो। सर हमने जो 2m लिखा है उसके नीचे हमने 2mg, तो mg का इसमें सर या फिर 2 आना, मेरे को समझ नहीं आया 2mg वरना सर हम लिखते हैं 2g तो चलो वो होता है mg होता है सर, इसमें 2g हमने कैसे mg कैसे 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 2g बच्चे, सर 2g जैसे अगर सपोज करो सर एक मास है 2 उसका मास 2 kg का, सर आपने जो m इसमें लिया है सर वो आपने मतलब मास का यूनिट लिया है या फिर आपने एक वैल्यू ली है जो मतलब हमें नहीं पता। बेटा 2m जो हो गया वो मास ही हो गया ना बच्चे, 2m पूरा का पूरा 2m मास हो गया, 3m भी हो सकता है, 4m भी हो सकता है, m के साथ तो बच्चे आपने m को यूनिट मान लिया ना एक, तो आपके पास 2m क्या हो गया, डबल मास, तो उसकी वेट क्या हो जाएगी 2mg तो हो जाएगी, श्योर है है ना। ओके सर, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी, हाँ बोलो बोलो। तो वो मेरे को एक्चुअली लगा ना 2mg का तो वो भी होता है ना, मतलब वो जो नीचे से लगता है जो, नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे पास इस पे लगने वाली बच्चा, हमारे पास क्या बच्चे फोर्स है, मतलब कि ये आपके पास इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बड़ी आसानी से हम क्या कर पाते हैं, सर्कुलर मोशन की किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन मुझे बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, मतलब कि मैं रैंडमली काम, मतलब कि आप ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाए और स्टार्ट हो ना, आपको रैंडमली तो काम करना ही नहीं, आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के बच्चे यहाँ पर काम करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो जाकर हमारे पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन निकल पाएगा। चलते अब आगे की तरफ बच्चे, नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पर, ये तो हो गया हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, अगर हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखते, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, अगर मैं सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स देखूं तो इससे मुझे क्या चीज नजर आती है, मेरे पास v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। अगर हमारे पास कहीं पर सर्कुलर मोशन हो रही है ऐसे, और इस सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास इसका कोई ना कोई, आपके पास रेडियस है, यह हमारे पास रेडियस है, यह सेंटर आ गया O, और ये गोल घूम रही है, तो ओमेगा आपके पास क्या होती है, v आपके पास लीनियर स्पीड है, और ओमेगा आपके पास यहाँ पर कौन सी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, ये हम पहले भी कर चुके, ओमेगा हमारे पास एंगुलर स्पीड है, और v हमारे पास यहाँ पर लीनियर स्पीड है, मैं यहाँ पर v लिख देता हूँ, और ये आपके पास ये v आ गई, और ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड, और ये हमारे पास इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। अगर मेरे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा अब किसके बराबर आ जाती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, जहां पर कैपिटल टी क्या चीज होती है बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी कि गोल घूमने का टाइम पीरियड, गोल घूमने का, एक पूरा गोल घूमने का टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर टाइम पीरियड फॉर द मिनट हैंड ली जाए तो ये बच्चे 1 आवर होती है, 1 घंटे में अपना बच्चे पूरा चक्कर कंप्लीट कर जाती है। टाइम पीरियड ऑफ द आवर हैंड किसके बराबर होती है बच्चे, शाबाश बताओ, तो ये आपके पास कितने के बराबर हो जाती है, 12 आवर के बराबर हो जाती है, कुछ इस तरीके से, जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा काटने का टाइम, ये टी है, पूरा वापस गोल घूम के यहाँ पर आ जाना, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और बच्चे हमारे पास ओमेगा एक और चीज के बराबर होती है 2 पाई एफ, और एफ हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल, साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस। और देयरफॉर अब बताओ बच्चे यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर अब मैं आपसे पूछता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शाबाश बताओ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला मेरे पास है mv स्क्वायर बाई आर, अब उसमें चेंज आ जाएगा, या तो अब ये फॉर्मूला m
और v स्क्वायर का मतलब मेरे पास r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, तो मेरे पास m r इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर मेरे पास ये फॉर्मूला अब आपके पास क्या आ जाएगा m, और आपके पास यहाँ पर ओमेगा 2 पाई/t भी है, तो आपके पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर डाल देंगे तो m r इंटू आपके पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन आपके पास t का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा m r इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू f का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी बच्चे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स के मेरे पास 3 फॉर्मूले और भी आ गए, कौन कौन से, मेरे पास पहला फॉर्मूला ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, मेरे पास दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूं तो ये आ जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और फिर अगर हम बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला तो ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला एम आर इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या आ जाते हैं बच्चे फॉर्मूले, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब ये याद करने वाली चीज है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक आ गई है। टीचर मुझे एक रेडियस देगा, एंगुलर स्पीड देगा, और मुझे यहाँ पर क्या निकालने को बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। कैसे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या, हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है क्वेश्चन, अगर मेरे पास मास ऑफ बॉडी 2 kg, रेडियस ऑफ द बॉडी इज, रेडियस ऑफ द पाथ इज 10 मीटर एंड, और हमारे पास जो ओमेगा है, ओमेगा मेरे पास है यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, तो मुझे बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितने की हो जाएगी, शाबाश बताओ कितने की हो जाएगी। मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इंटू 10 तो 320 न्यूटन की फोर्स। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है जिसके ऊपर मुझे ध्यान रखना। या फिर टीचर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या फिर हमारे पास टीचर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, जरा चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, या फिर टीचर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेगा, देखते हैं क्या पूछता टीचर क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर अब टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से समझ। टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर मास बच्चे हमारे पास यहाँ पर 6 kg, रेडियस हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है 5 मीटर के बराबर है, 5 मीटर के बराबर, और टीचर बोलता है कि मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूरे चक्कर काटने का, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2 सेकेंड्स, ये हमारे पास कितना आ जाता है 2 सेकेंड्स। तो मुझे फोर्स बतानी है सेंट्रीपिटल कितनी लग रही होगी। सॉल्यूशन बताओ कैसे बता दोगे, आपके पास फोर्स इज गिवन बाय m इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर अपॉन आपके पास t का स्क्वायर, तो मास मेरे पास 6 का, रेडियस 5 का, 4 पाई का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले सकते हो, पाई स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, एंड डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर से 4 कैंसिल, तो आंसर इज 300 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर किसके बराबर आ जाएगी 300 न्यूटन। एक्सक्यूज मी सर, हम बोलो सर सॉरी सर मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन सर मैंने पूछना था कि हमने कुछ क्वेश्चंस में ना सर पहले हमने क्या किया था, पाई की वैल्यू को हमने एज इट इज छोड़ा था सर, अभी भी कर सकते हैं सर। देखो जनरली क्या है बच्चा, हमारे पास जो पाई अगर सिंगल आता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर पाई स्क्वायर आता है तो उसकी वैल्यू 10 के आसपास होती है, तो वो वैल्यू अगर डाल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तैयार हो सकता है, जरा चेक कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है, मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg, रेडियस ऑफ द पाथ इज 4 मीटर,
एंड द फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ऑफ द रोटेशन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 60 साइकिल्स पर मिनट, 60 साइकिल्स पर मिनट, ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बताना, अगर फ्रीक्वेंसी 60 साइकिल्स पर मिनट है तो इसका मतलब वन साइकिल पर क्या हो गया बच्चे आपके पास, सेकंड हो गया, हाँ या ना। आपके पास ये कितना आ गया, बिल्कुल डिवाइड बाय 60 कर देते सॉल्यूशन। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास m इंटू आपके पास r मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, मास 3 kg, रेडियस 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4, पाई का स्क्वायर कितना होता है 10 और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी कि आपके पास 1 का स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम 10 लेते हैं तो ये 16 इंटू 3 कितना होता है 480, 4 आपके पास 80 न्यूटन की फोर्स, तो हमारे पास यहाँ पर कितने की फोर्स लग जाएगी, 480 न्यूटन की हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग जाएगी। ये हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये बहुत सिंपल सी चीज है हमारे पास, जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं और जो कि किसी को हम समझा भी सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर मोशन के मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया। आज आपने जाकर सबसे पहले तो मैंने जो असाइनमेंट दी है उसको बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, और कल हम यहाँ पर शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। कल मेन थ्रस्ट भी हमारा न्यूमेरिकल ही रहेगा और मैं कल एक नया कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि फ्रेश माइंड से सिखाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कल हमारा सर्कुलर मोशन मतलब कि फिनिश हो जाएगा। और अगर हम सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स कर लेते, जिसमें मैं हर तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा, फ्रिक्शन के भी, न्यूट्रल ऑफ मोशन के भी, सर्कुलर के भी, अगर मेरे सफिशिएंट न्यूमेरिकल हो जाते तो कल फिर मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक, तो प्लीज बच्चे अब आप इसको आज घर पे जाकर रिवाइज करिए, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर रियल में बोझ आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पहले क्या करना है, अभी आपका टास्क है फॉर्मूलों के लिए एक अलग शीट बना लीजिए, और वो शीट बनाकर बच्चे मैं जल्दी ही बच्चे आपसे वो शीट के बारे में पूछूंगा। ठीक, तो अब आप इसको फटाफट करिए, टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कुछ बच्चे आप करना है, क्योंकि टेस्ट भी आपका एक ड्यू हो गया, तो उस वजह से आपको अब तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो इसको पढ़ लीजिए आज के लिए। कल हम एक पॉइंट, क्योंकि वो फ्रेश माइंड से मैं करवाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कल बच्चे मैं करवाऊंगा, इसको पढ़ लेना। कोई भी डाउट है एनी टाइम तो आप मुझे मैसेज कर देना। चलिए बच्चे।